एक तो नेहरू और सुभाष के रिश्ते बड़े लंबे हैं। लगभग 1920 जुलाई में पहली बार सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड से नौकरी छोड़ के आईसीएस की आते हैं और सीधे बंबई में मणिबहन महात्मा गांधी के आवास पे पहुँचते हैं और वहाँ से उनका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और कांग्रेस से जुड़ाव होता है और फिर उनसे वो कहते हैं कि आप कलकत्ता चले जाइए और वहाँ जाके भी वो प्रिंसिपल बनते हैं, तो जो नेशनल कॉलेज कांग्रेस उस समय बना रही थी, अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ एक भारतीय शिक्षा प्रणाली, उसके प्रिंसिपल बनते हैं। फिर तो लंबा इतिहास उनका कांग्रेस के साथ जुड़ाव का है। सुभाष चंद्र बोस की अगर आप आत्मकथा पढ़ें तो वो शुरू में यही कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता हैं। अब सारी ये जो फसाद शुरू होता है कि आज़ाद हिंद फौज के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। तो अब तो रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें हैं कि जब आज़ाद हिंद फौज वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गई, इटली हार गया, मतलब धुरी राष्ट्र हार गए और जापान की भी पराजय हो गई। जापान से एक कोलैबोरेशन जैसा था आईएनसी का, आईएनसी नहीं वो आईएनए का। तो बहुत बड़ी संख्या में लाखों सैनिक जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। बड़े-बड़े उनके सेनापति जो जनरल शाहनवाज़ खान और वो 3 लोग जो एक हिंदू थे, एक सिख थे और एक मुसलमान थे। वो लाल किले में बंद कर दिए गए। तो उनके बचाव के लिए जो कमेटी बनाई वो नेहरू ने स्वयं बनाई। माने मैं कांग्रेस पार्टी भी नहीं कह रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने खुद वो कमेटी बनाई। दिल्ली के दरियागंज में उसका दफ्तर बनाया गया। भूलाभाई देसाई और बड़े-बड़े वकील उसमें उनकी पैरवी करने गए। नेहरू ने भी वर्षों बाद जो असहयोग आंदोलन के समय से वकील का चोगा उतार दिया था, वो एक तरह से वुड बी प्राइम मिनिस्टर होते हुए वो चोगा पहना और लाल किले के मुकदमे में शामिल हुए। और उसमें सबकी अ, इतना जनमत बना कि कोर्ट का फैसला तो तीनों को माफ़ करने का नहीं आया, लेकिन फिर वहाँ से रानी ने इंग्लैंड से उनको सबको माफ़ किया और वो लाखों सैनिक बाहर निकल के आए और उनमें जो बड़े-बड़े अधिकारी थे, अगर आप एक किताब है नेहरूज़ रिक्रूट्स ऐसा कुछ करके है, तो जो राजनीति में खासकर राजनयिक के रूप में राजदूतों के रूप में जो विदेश में बड़े हमारे राजदूत उस समय के बनाए गए, उनमें कई लोग आईएनए के बड़े-बड़े पदाधिकारी थे। एक तो ये चीज़ समझी जा सकती है कि नेहरू का रोल कितना रहा।